हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या फिर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, प्रवाह बोलिए या विस्थापन बोलिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो देखिए, विस्थापन या प्रवाह का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। ठीक है, तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है कि महाद्वीप, यहाँ पे देखिए महाद्वीप है, दूसरा वर्ड क्या है, प्रवाह है या फिर विस्थापन। तो इसका मतलब वेगनर ने इस सिद्धांत में क्या बताने की कोशिश की है, तो इस सिद्धांत में वेगनर ने बताया है कि महाद्वीपों का किस प्रकार से विस्थापन हुआ है। अब जब इन्होंने ये बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, इसका मतलब ये है कि महाद्वीप जो अभी अपनी स्थिति पर है, वर्तमान स्थिति पर जिस प्रकार से है, इसका मतलब अगर इन सब का विस्थापन हुआ है तो ये अभी की स्थिति पर नहीं होंगे, इनकी स्थिति पहले कुछ और होगी, तब तो विस्थापित होकर अभी वर्तमान की स्थिति पर आए हैं। तो इसी पर वेगनर महोदय ने अपना सिद्धांत दिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने दिया है। तो देखिए, वेगनर से पहले एंटोनियो स्नाइडर ने ये संभावना बताई थी कि महाद्वीपों का जो है वो प्रवाह होता है। एंटोनियो स्नाइडर महोदय जो थे, ये भी एक विद्वान थे, ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। ठीक है, तो इन्होंने 1858 में ये बताया, ये संभावना बताई थी, इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया था, इन्होंने बस ये संभावना बताई थी कि हाँ, महाद्वीपों का जो है वो विस्थापन हुआ है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल साफ से बिल्कुल क्लियर नहीं किया, जिस वजह से इनका जो सिद्धांत है वो प्रकाशित नहीं हो पाया। उसके बाद आए एफ.जी. टेलर महोदय। ठीक है, तो ये एफ.जी. टेलर महोदय ने, ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे। ये कौन थे? ये अमेरिकी थे और एंटोनियो स्नाइडर जो थे ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, एंटोनियो स्नाइडर कौन थे? फ्रांसीसी थे। और एफ.जी. टेलर कौन थे? अमेरिकी विद्वान थे। तो सबसे पहले वेगनर से भी पहले दो विद्वानों ने महाद्वीपों के विस्थापन की संभावना बता चुकी थी। तो सबसे पहले तो संभावना जताई थी एंटोनियो स्नाइडर ने, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने 1858 में बताया था कि हाँ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। और उसके बाद फिर एफ.जी. टेलर ने 1908 से 10 ईस्वी में इन्होंने ये बताया कि अपनी विचारधारा दी, लेकिन विचारधारा जो थी वो व्यवस्थित रूप में नहीं थी, जिस वजह से इनकी विचारधारा आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो एफ.जी. टेलर जो थे वो एक अमेरिकी विद्वान थे। उसके बाद आए अल्फ्रेड वेगनर जी। इन्होंने 1912 में बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, और फिर इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया 1912 में। ठीक है, ये एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे, और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भाषा में किया था। ठीक है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आया था 1924 में आया था। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1912 में, लेकिन वो किस लैंग्वेज में था? तो वो जर्मन लैंग्वेज में था। और जब इंग्लिश में आया तो इंग्लिश में कब आया था? तो 1924 में आया था इंग्लिश में। ठीक है, 1924 में इंग्लिश में आया था और 1912 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने क्या बताया? जलवायु परिवर्तन के सप्रमाण एवं कालक्रम के आधार पर इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। वेगनर ने भूवैज्ञानिक संरचना, जीवाश्म आकृति की समानता के आधार पर कहा कि वेगनर ने, अब देखिए, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, यानी कि जो महाद्वीप हमें अभी भी वर्तमान के समय पर दिखाई देते हैं जिस स्थिति में, उस स्थिति में नहीं होकर किसी और स्थिति में थे। तो इन्होंने किसी आधार पर कहा, तो इन्होंने क्या देखा? तो भूवैज्ञानिक इन्होंने संरचना देखी, और दूसरा क्या? जीवाश्मों की आकृति की समानता देखी, और उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा कि सभी महाद्वीप अति प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या कहा कि अति प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पहले, ये सारे महाद्वीप जो थे, जो आज हमें दिखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। और महाद्वीपों की या तो जलवायु बदली है, इनका ये कहना था कि महाद्वीपों की या तो जलवायु बदली है या वो अपनी मूल जलवायु वाले स्थानों से विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति की ओर बहे हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया कि जलवायु परिवर्तन में बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया। ठीक है, बहुत लंबे समय तक स्टडी की।
तो फिर वो क्या किए कि उन्हें विषुवत रेखीय प्रदेश दक्षिणी अफ्रीका और मध्य यूरोप जैसे जो अनेक भाग थे, उनमें जो प्राचीन जलवायु थी वो अभी की जलवायु से मेल नहीं खा रही थी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में महाद्वीपीय स्तर पर हिमानियों के प्रमाण और मध्य यूरोप से उत्तरी चीन तक की महान पट्टी में उष्णकटिबंधीय वनों के दबने से विकसित कोयले के निक्षेप कुछ प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उन्हें क्या मिला? तो दक्षिणी अफ्रीका के महाद्वीपीय स्तर में हिमानियों के प्रमाण यानी कि बर्फ के प्रमाण मिले, और मध्य यूरोप में, अब देखिए अफ्रीका वहाँ गर्मी रहती है, ठीक है, यूरोप है वहाँ ठंडी रहती है, तो अफ्रीका में इन्हें क्या मिला? बर्फ का यानी कि हिमानी का प्रमाण मिला, और मध्य यूरोप में इन्हें क्या मिला? तो कोयले की खान मिली। ठीक है, कोयले का प्रमाण मिला, कोयले के कुछ निक्षेप मिले हैं। ठीक है, अधिक और बहुत ज़्यादा विस्तार से जब इन्होंने किया तो बहुत दूर दराज के महाद्वीप जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब उनके प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना, जीवाश्म आकृति की समानता जैसी समरूपता भी उन्हें दिखाई दी। ठीक है, अब जैसे आप देख लीजिए भारत को, तो भारत का उत्तरी भाग जो क्या है, वहाँ गर्मी जो है वो कम है। जैसे कि आप कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ आपको बर्फ मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप जैसे दक्षिणी भाग में आइएगा तो वहाँ आपको गर्मी मिलेगी। तो ये जो विभिन्नता पाई जाती है, तो ये किस आधार पर पाई जाती है? तो वही चीज वेगनर ने कहा कि एक ही स्थान पर दो प्रकार की जलवायु कैसे पाई जा सकती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो इसका ही पता वेगनर महोदय लगा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो वेगनर के अनुसार मेसोजोइक कल्प के प्रारंभ में तक सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में थे। वेगनर ने क्या कहा कि मेसोजोइक कल्प की जब शुरुआत हुई तो उस वक्त जितने भी महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, बिल्कुल विशाल स्थलखंड के रूप में, और उन्होंने उसे क्या नाम दिया? तो पेंजिया नाम दिया। और उसके बीच में एक टेथिस सागर भूसन्नति बहती थी। ठीक है, और उसके चारों ओर पैंथालासा महासागर था। बाद में होम्स ने इसी पैंथालासा को प्रशांत महासागर कहा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। बीच में एक भूसन्नति है जिसे टेथिस सागर कहा, और चारों ओर जो है वो एक महासागर है जिसे पैंथालासा कहा। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? देखिए, मेसोजोइक काल के प्रारंभ में पेंजिया जो है वो एक साथ में है और पैंथालासा इसके चारों ओर है। अब देखिए सेकंड में ट्रायसिक युग में, ट्रायसिक युग की जब शुरुआत होती है तो इसमें क्या हुआ कि अब पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर जो उत्तर की ओर गति कर रहा था उसे लॉरेंशिया कहा, और नीचे जो था वो गोंडवाना लैंड हो गया, या लॉरेंशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं, और ये नीचे हो गया गोंडवाना लैंड। उसके बाद आया ज्यूरेसिक युग। तो ज्यूरेसिक युग में सारे महाद्वीप जो थे वो उत्तर की ओर, लॉरेंशिया जो था उत्तर की ओर गति कर रहा था। ठीक है, और बाकी सारे जो महाद्वीप थे वो भी उत्तर की ओर गति कर रहे थे। उसके बाद फिर क्रेटेशियस युग में ये और भी ज्यादा एक दूसरे से अलग हो गए, कुछ छोटे छोटे महाद्वीप, नए महाद्वीप भी बन गए, कुछ छोटे द्वीप भी बन गए। ठीक है, और फिर वर्तमान के समय में जैसे अभी वर्तमान की स्थिति है, बिल्कुल इस स्थिति में आ गए। तो क्या हुआ कि मेसोजोइक कल्प में पेंजिया महाद्वीप संगठित बना रहा। मेसोजोइक कल्प जब शुरू हुआ तो उस समय पेंजिया महाद्वीप जो था वो बिल्कुल संगठित था, एक साथ जुड़ा हुआ था। पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं की वजह से दो खंडों में विभाजित होकर विस्थापित हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान बहने लगा। ठीक है, उत्तर की ओर बहने से भारत के दक्षिण में और अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर का विकास हुआ। जैसे जैसे ये क्या हुआ, जैसे जैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो जो महाद्वीप थे तो जब वो उत्तर की ओर बहे तो भारत के दक्षिण में, यहाँ पर भारत के दक्षिण में, बिल्कुल इस प्रकार भारत के दक्षिण में, ठीक है, या ये भारत का दक्षिण हो गया, और अफ्रीका के पूर्व में, और अफ्रीका के पूर्व में ये इस प्रकार से अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ इधर साइड में, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हिंद महासागर का विकास हो गया। यूरोप और अफ्रीका तथा दोनों अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर के बेसिनों का विकास हुआ। तो यूरोप बिल्कुल इस प्रकार से है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हो गया यूरोप। ठीक है, ये रफ मैप है। उसके बाद फिर दोनों अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका,
इस प्रकार से अफ्रीका है, ठीक है, ये हो गया यूरोप, ये हो गया ये अफ्रीका। उसके बाद फिर दोनों अमेरिका, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और इसके बीच में क्या बना, अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया, अटलांटिक महासागर के बेसिनों का निर्माण हो गया। ये घटना अधिक गतिशील रही ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग में, ठीक है। ये जो घटना थी विस्थापन की घटना, ये ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग में बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी। अल्पाइन क्रम के पर्वतों का फिर निर्माण भी हो गया। विषुवत रेखा या उत्तर की ओर महाद्वीपीय विस्थापन का कारण क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर प्लवनशीलता बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल के कारण जो महाद्वीप थे वो उत्तर की ओर विस्थापित हुए। पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण क्या था, ये देखिए महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप थे वो किस प्रकार प्रवाहित हुए थे, तो उनका विस्थापन हुआ था उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। कुछ उत्तर की ओर बहे थे और कुछ पश्चिम की ओर बह रहे थे, ठीक है। पूरब और दक्षिण की ओर इनका प्रवाह नहीं हुआ था। तो उत्तर की ओर बहने का कारण था गुरुत्वाकर्षण बल या प्लवनशीलता बल, और पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण था सूर्य एवं चंद्रमा का सम्मिलित ज्वारीय बल। वेगनर ने महाद्वीपीय खंडों को सियाल परत के हल्के पदार्थों का माना। जो महाद्वीपीय खंड थे, वेगनर ने उन्हें कहा कि ये सियाल के बने हुए, ठीक है, और इनके नीचे क्या है, सीमा परत है, और अधिक घनत्व वाले पदार्थों में कुछ गहराई तक डूबकर बिना किसी रुकावट के तैरे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, बिना किसी रुकावट के। अब देखिए यहीं पर से इनके इस सिद्धांत की आलोचना होगी। इन्होंने ये बात जो कही है कि ये बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, ठीक है, तैरता है, तो इस बात पर ही आलोचना होगी, ठीक है। ये जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं पर ही आलोचनाएं होती हैं। तो बिना किसी रुकावट के तैर रही थी, यानी कि डायरेक्ट तैर रही थी, ठीक है। तो सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही थी, और सीमा का घनत्व क्या है, सियाल से ज्यादा है। तो कम घनत्व वाली चीजें जो है वो ज्यादा घनत्व वाली चीजों पर तैरती हैं। इसी कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वारीय शक्ति आदि के प्रभाव से महाद्वीप धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे थे। और ये जो महाद्वीपों का प्रवाह है ये अब भी निरंतर जारी है, ठीक है। धीरे 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 जो महाद्वीप है ये उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। महाद्वीपों के विस्थापन होने से पेंथालासा महासागर ही प्रशांत महासागर बना। महाद्वीपों का जब विस्थापन हो गया तो कुछ नए नए सागर बन गए, जैसे हिंद महासागर बन गए, अटलांटिक सागर बन गए, और बाकी जो बचा उसे ही क्या कहा गया, प्रशांत महासागर कहा गया। वेगनर के अनुसार विषुवत रेखा सिल्यूरियन युग के उत्तरार्ध में नॉर्वे के मध्य और उत्तरी भाग से था, ठीक है, उत्तरी भाग में था, नॉर्वे के मध्य था, ठीक है। सिल्यूरियन युग में विषुवत रेखा कहाँ था, नॉर्वे के मध्य था। फिर कार्बोनिफेरस युग के अंत तक यह कहाँ गया था, मध्य यूरोप के पास आ गया था। उसके बाद फिर टर्शरी युग के प्रारंभ में भूमध्य सागर एवं हिमालय के निकट के प्रदेशों से ये गुजरा था। विषुवत रेखा जो थी ये कहाँ पर थी, तो देखिए विषुवत रेखा से विषुवत रेखा तो एक ही स्थान पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो विषुवत रेखा से कब कौन कहां पर से गुजरा, तो देखिए सिल्यूरियन युग में नॉर्वे जो था वो विषुवत रेखा के पास से गुजरा, ठीक है, और उत्तरी भाग जो था वो विषुवत रेखा के पास से गुजरा। उसके बाद जब कार्बोनिफेरस युग का अंत हुआ तो मध्य यूरोप, ठीक है, मध्य यूरोप जो था वो कहां पर था, कार्बोनिफेरस युग के समय में, तो वो विषुवत रेखा के पास था, ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति क्या थी, ये थी। फिर टर्शरी युग के प्रारंभ में भूमध्य सागर, ठीक है, जो भूमध्य सागर और हिमालय के निकट के जो प्रदेश थे वो कहाँ थे, विषुवत रेखा के पास थे। इसका मतलब इन सब का विस्थापन किधर हुआ है, तो इन सब का विस्थापन उत्तर दिशा की ओर हुआ है। अब देखिए ध्रुवों के पास कौन कौन था, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव सिल्यूरियन युग में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था। उत्तरी ध्रुव में क्या था, सिल्यूरियन युग में उत्तरी ध्रुव में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। दक्षिणी ध्रुव क्या था, मेडागास्कर के उत्तर से पूर्व में। उत्तरी ध्रुव कार्बोनिफेरस युग के अंत तक, उत्तरी ध्रुव कार्बोनिफेरस युग के अंत तक 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में था और 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर में था।
और दक्षिणी ध्रुव क्या था, कार्बोनिफेरस युग के अंत में नेटाल यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में था और उसके निकट के भाग में था। ये देखिए जिस तरह से विषुवत रेखा के पास से ये महाद्वीप जो थे वो गुजर रहे थे, उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास से गुजर रहे थे। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव टर्शरी कल्प के प्रारंभ में उत्तरी ध्रुव में क्या था, 91 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर था। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव टर्शरी कल्प के प्रारंभ में कहा था, तो अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में था। सागर में 52 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए पर्वत निर्माण एवं द्वीपीय चाप क्या है, तो पर्वतों का निर्माण और विकास किस प्रकार से हुआ है, सियाल खंड सीमा क्षेत्र से घर्षण करते हुए बहे, जिससे मोड़ों का विकास हो गया। अब देखिए यहाँ पर वेगनर महोदय क्या कह रहे हैं, घर्षण करते हुए कह रहे हैं कि घर्षण करते हुए वहां पर से गुजरे। ठीक है, जबकि इससे पहले वेगनर ने क्या कहा था कि बिना किसी रुकावट के तैरे। और घर्षण का मतलब क्या हुआ कि वहां पर रुकावट आना। तो यहाँ अपने ही सिद्धांत में दो बातें इन्होंने कह दी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि घर्षण करते हुए गुजरे बहे, जिससे मोड़ों का विकास हुआ। एशिया के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग भी जब प्रवाहित हुए तो उनमें गति कम होने पर पूर्वी एशिया तट पर कम ऊंचाई के मोड़ बने। ठीक है, एशिया के जब उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग भी जब प्रवाहित हो रहे थे तो उनमें गति कम थी। ठीक है, जिस वजह से कम ऊंचाई के मोड़ बने वहां पर। द्वीपीय चापों का विकास किस प्रकार हुआ, तो प्रशांत महासागर गहरा होने से तट का कुछ भाग अपनति के रूप में डूब गया और विशेष उठे हुए मोड़ पूर्वी द्वीपीय चाप के रूप में बचे रहे। अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह के समय कुछ भाग पीछे रह गए। इससे पश्चिमी द्वीप समूह का विकास हुआ। जिस प्रकार जैसे कि गति कर रहे थे ना, तो बाकी द्वीपों की गति तेज होगी। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे द्वीप थे उनकी गति जो होगी वो धीमी होगी, जिस वजह से वो पीछे छूट गए। अब देखिए सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या प्रमाण है, तो अंध महासागर के दोनों तटों को अच्छी तरह से मिलाया जा सकता। इन्होंने जो कहा कि एक साथ जुड़े हुए थे, तो जो अंध महासागर अटलांटिक सागर है, इसके दोनों जो भाग है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाया जा सकता है। तटों के परस्पर समायोजन की इस स्थिति को क्या कहा वेगनर महोदय ने, जिगसॉ फिट नाम दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट की चट्टानों की संरचना में समरूपता भी पाई जाती है। अमेरिका के पूर्वी तट, ठीक है, और अफ्रीका के पश्चिमी तट, यानी कि जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों क्या है, एक साथ जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों की जो चट्टानें हैं, यानी कि तट की जो चट्टानें हैं, उनमें समरूपता पाई जाती है। दोनों तटों के किनारे हीरे की खानें समान संरचना के क्षेत्रों में पाई जाती है। अमेरिका के पूर्वी तट में और अफ्रीका के पश्चिमी तट में हीरे की खानें पाई जाती है और बिल्कुल समान क्षेत्र में समान संरचना में पाई जाती है। इसका मतलब कभी ना कभी तो किसी ना किसी समय में वो एक साथ जुड़े होंगे, तब तो उनमें विशेषता बिल्कुल समान विशेषताएं पाई जा रही हैं। यूरोप में पाए जाने वाले लैमिंग जीव ऋतुओं के अनुसार पश्चिम की ओर स्थानांतरण करते हैं और अंध महासागर में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब देखिए यूरोप में जो पाए जाने वाले लैमिंग जीव है, तो इनके अनुसार ये लैमिंग जीव क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे चूहे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या हुआ कि ये जब ऋतु आती तो ऋतुओं के हिसाब से ये प्रवास करते हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जब ये जीव ऋतुओं के अनुसार पश्चिम की ओर स्थानांतरण करते हैं, लैमिंग जीव कूदकर जान नहीं देते हैं। ठीक है, इनका ये कहना था, ये वेगनर महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि लैमिंग जीव जो है वो कूदकर अपनी जान नहीं देना चाहते हैं, बल्कि उन्हें ये लगता है, लैमिंग जीवों को ये लगता है कि यूरोप का जहां पर तट खत्म हो रहा है, ठीक है, जहां पे अटलांटिक महासागर शुरू हो रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि वहां पर स्थल है। ठीक है, तो उनका ये लगने का कारण ये हुआ कि स्थल कभी ना कभी वो जो स्थल है वो आपस में जुड़े हुए होंगे, जिस वजह से लैमिंग की जो प्रजाति थी कि जो पूर्वज थे वो भी उसी तरह पश्चिम की ओर ही वो प्रवास करते थे। और अभी भी लैमिंग जीव जो है वो पश्चिम की ओर प्रवास करते हैं, लेकिन वहां पर कोई स्थलखंड ना होने की वजह से वो अंध महासागर में कूद जाते हैं। ठीक है, ग्लोसोप
डिप्टेरस वनस्पति व मेसोसोरस जंतु के जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों में समान रूप से पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस युग में हुए हिमानीकरण के प्रभाव फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में समान रूप से पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस युग में जब आइस एज हुआ था, ठीक है, आइस एज जब चल रहा था तो उसका प्रभाव जो है फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देशों में समान रूप से पाए जाते, ठीक है। तभी संभव है जब संपूर्ण स्थल भाग पेंजिया के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वो हिमानीकरण का जो प्रभाव है वो साफ साफ दिखाई देता है। तो इनका ये कहना था कि ये तभी संभव हो सकता है जब ये सारे स्थल रूप जो है वो एक साथ जुड़े हुए होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू पशु के जीवाश्म दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाए गए हैं। अब देखिए इनके सिद्धांत की आलोचना कैसे हुई। तो वेगनर ने पहले क्या बताया था कि सियाल निर्मित महाद्वीप जो है वो सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं। और फिर क्या बताया कि ये घर्षण करते हुए महाद्वीपों के पश्चिम उत्तर प्रवाह के समय प्रशांत महासागरीय तल की जो सीमा से टकराने की वजह से रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर सीमा कठोर है, ठीक है, तो सियाल निर्मित महाद्वीप का प्रवाह नहीं हो सकता। अगर सीमा कठोर है तो जो सियाल निर्मित महाद्वीप है उनका प्रवाह नहीं होगा। और अगर सीमा में कठोरता नहीं है तो वो इतने बड़े पर्वतों का निर्माण नहीं कर सकती। यहाँ पर दोनों बात आ रही है, ठीक है। पहले तो इन्होंने ये बताया कि बिना किसी रुकावट के तैर रही, तो तैरने के समय बोल दिया कि कोई रुकावट नहीं है। और जब पर्वतों के निर्माण की बात आई तो इन्होंने क्या कह दिया कि घर्षण कर रहे हैं। तो अगर घर्षण करेंगे तो इतने बड़े पर्वतों का निर्माण होगा, लेकिन ये विस्थापित नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये घर्षण नहीं करते हैं तो इतनी विशाल पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता है। चंद्रमा व सूर्य महाद्वीपों को तभी खिसका सकते हैं जब उनमें वर्तमान ज्वारीय बल से 90 गुना अधिक बल हो। वेगनर ने यह सही नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग में ही पेंजिया क्यों टूटा, ठीक है, पश्चिमी तथा विषुवत रेखा की ओर ही क्यों प्रवाहित हुआ। कार्बोनिफेरस युग से पहले समस्त पेंजिया महाद्वीप किस अनुकूल शक्ति या प्रक्रिया के प्रभाव से एक निरंतर एक महाद्वीप बना रहा, ठीक है। इन्होंने ये चीज तो नहीं बताई कि कार्बोनिफेरस युग में ही क्यों टूटा, पश्चिम और विषुवत रेखा की ओर ही क्यों प्रवाहित हुआ। ये हो सकता था कि ये दक्षिण की ओर प्रवाहित हो। फिर इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो पेंजिया था ये किस प्रकार किस शक्ति की वजह से समस्त एक बड़ा सा महाद्वीप बना हुआ था। वेगनर की ये बात हर जगह लागू नहीं होती कि समस्त महाद्वीपों को आसानी से मिलाया जा सकता है। अन्य महासागरों को संपूर्ण तटों को भी अच्छी तरह नहीं सटाया जा सकता। इन्हें जोड़ने पर लगभग 15 डिग्री का अंतर आता है। लैमिंग जंतु के प्रमाण को अतिरेक पूर्ण माना गया क्योंकि करोड़ों वर्षों में जब जीव ही बदल गए तो क्या जीवों की आदतें आज भी समान रहेगी। क्योंकि देखिए करोड़ों वर्षों में बहुत सारे जीव बदले हैं, तो जब जीव बदल गए तो उनकी आदतें तो समान नहीं रह सकती। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लैमिंग जंतुओं को ये लगता है कि यूरोप के आगे क्या है, कोई स्थलखंड है, स्थलमंडल है, जिस वजह से वो प्रवास करना चाहते हैं। तो यही था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।